ग्रामर का सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीपोजिशन। इम्पॉर्टेंट इसलिए भी कहा जा सकता है कि इस टॉपिक को, ये थोड़ा सा टॉपिक जो होता है ये कॉम्प्लेक्स होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, उलझा हुआ, और हिंदी में इसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। और आज हम ग्रामर के उस टॉपिक पर बात करेंगे जिस टॉपिक को ग्रामर में सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स या जटिल समझा जाता है। प्रीपोजिशन, इसकी हिंदी होती है संबंध बोधक अव्यय। बाइलिंगुअल अप्रोच का प्रयोग करेंगे। हिंदी और इंग्लिश जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे आप, तो शायद आप प्रीपोजिशन को अच्छे से समझ पाए। ध्यान से देखो आप, प्री मतलब होता है पहले और पोजीशन मतलब होता है स्थान या स्थिति, यानी वो शब्द जो किसी शब्द के पहले आकर उसकी स्थिति का वर्णन करे, उन्हें ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। अब ध्यान से समझिएगा, अंग्रेजी में इसे प्रीपोजिशन कहते हैं, हिंदी में इसे कहते हैं संबंध बोधक अव्यय। हमारे लिए जानना ये आवश्यक है कि है ये टर्म दोनों में, हिंदी में भी है और इंग्लिश में भी है। देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रीपोजिशन एंड संबंध बोधक अव्यय, या हम ये कहें कि अंग्रेजी के प्रीपोजिशन में और इंग्लिश के प्रीपोजिशन में क्या अंतर होता है। ध्यान से समझना आप, प्रीपोजिशन वह है जो किसी शब्द की पर्टिकुलर स्थिति का वर्णन करता है। जैसे ये मार्कर है और मैंने हथेली पर रखा, अब मैंने कहा मार्कर हथेली पर है। जो पर शब्द है वो नाउन या प्रोनाउन के संबंध को बतला रहा है। अब जरा इस पर शब्द को हम हटाएंगे तो अगर प्रीपोजिशन का प्रयोग, प्रीपोजिशन का स्वयं में कोई महत्व नहीं होता, किंतु यदि प्रीपोजिशन को वाक्य से हटा लिया जाए तो उस वाक्य का अर्थ अनर्थ हो जाएगा। जैसे छात्र कमरे में हैं, तो में प्रीपोजिशन हो गया। अब अगर हम में शब्द को हटा ले तो सेंटेंस बनेगा छात्र कमरे हैं। मार्कर हथेली पर है तो सेंटेंस है। अब अगर पर हटा ले तो मार्कर हथेली है, मतलब हथेली मार्कर हो जाएगा और मार्कर हथेली हो जाएगा। दिस इज द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रीपोजिशन। अब पढ़ा आप सबने प्रीपोजिशन होगा, लेकिन हो सकता है चीज पर गौर न किया हो। ध्यान से देखो आप, हिंदी और अंग्रेजी के प्रीपोजिशन में छोटा सा अंतर है। कहा गया कि छात्र कमरे में है। जरा क्लियर कीजिएगा, द माइन्यूट डिफरेंस बिटवीन द प्रीपोजिशन ऑफ हिंदी एंड दैट ऑफ इंग्लिश। हिंदी और अंग्रेजी के प्रीपोजिशन में महत्वपूर्ण अंतर। हो सकता है आपकी निगाह गई हो, बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो आज क्लियर करते हैं। देखिए, कमरे में शब्द जो है वो जिस नाउन की विशेषता बता रहा है उसके बाद आ रहा है। अगर इसको हम इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो लिखेंगे स्टूडेंट्स आर इन द रूम। ध्यान से देखो आप, यहाँ पर हिंदी में पहले नाउन आया और उसके बाद में प्रीपोजिशन आया। अंग्रेजी में प्रीपोजिशन उस शब्द के पहले आएगा जिसका संबंध बतलाएगा। जैसे कहा गया वह कार से आया, वह कार से आया। अब ध्यान से देखना आप, कार से संबंध बतलाया गया तो से शब्द जो है ये कार के बाद आया। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेशन करेंगे तो हम लिखेंगे ही केम बाई कार। अब ध्यान से देखो, कार के पहले बाई आया। क्लियर? अगर आप थोड़ा सा कर पाए और क्लियर करते हैं, कहा गया हम आंखों से देखते हैं, हम आंखों से देखते हैं, तो हम लिखेंगे वी सी विद आईज। अब ध्यान से देखो आप, आंखों से संबंध बताना है तो से शब्द का प्रयोग आंख शब्द के बाद हुआ,
लेकिन इंग्लिश के की बात करो तो विथ का प्रयोग आइस के पहले हुआ। इसका मतलब अगर हिंदी में संबंध बोधक अव्यय आता है तो जिस नाउन या प्रोनाउन के बारीक, जिस नाउन या प्रोनाउन की स्थिति बताता है उसके बाद में प्रयुक्त होता है, और जब इंग्लिश में आता है तो उस नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रीपोजिशन ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश, सबसे बड़ा डिफरेंस ये है जो हो सकता है आपको पुस्तकों में लिखा हुआ न मिलता हो। हिंदी में संबंध बोधक अव्यय उस शब्द के बाद आता है, अंग्रेजी में उस शब्द के पहले आता है। अब बात करेंगे अंग्रेजी में प्रीपोजिशन होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के। पहला प्रीपोजिशन होता है सिंपल प्रीपोजिशन, सिंपल प्रीपोजिशन, और दूसरा प्रीपोजिशन होता है कंपाउंड प्रीपोजिशन। संभव होगा तो आप लोग नोट्स बनाते चलिएगा तो और अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। सिंपल प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन की परिभाषा क्लियर है। प्री, इसको याद नहीं करना है। प्री मतलब पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। वो शब्द जो किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर उसकी किसी विशेष स्थिति का वर्णन करे उसे ही हम प्रीपोजिशन कहते हैं। ध्यान से समझिएगा। सिंपल प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन है जिसका निर्माण केवल एक शब्द से होता है। जैसे इसका एग्जाम्पल लिखें तो हम लिख सकते हैं एट, इन, ऑन, टू, विथ, बाई, एटसेट्रा। अच्छा ध्यान से देखिएगा, ये जो ETC होता है, इसको ETC का जो फुल फॉर्म होता है वो एटसेट्रा होता है। एटसेट्रा, ये ETC की फुल फॉर्म है। बहुत लोग इसको जल्दबाजी में एक्सेट्रा बोल जाते हैं। दैट इज 100% इनकरेक्ट। इट इज एटसेट्रा। तो सिंपल प्रीपोजिशन एक शब्द से इसका निर्माण हुआ। देखिए ये जितने शब्द हैं वो सारे शब्द एक है इत्यादि। अब बात करेंगे कंपाउंड प्रीपोजिशन। कंपाउंड प्रीपोजिशन वो प्रीपोजिशन होता है जिस प्रीपोजिशन का निर्माण 2 प्रीपोजिशन को मिलाकर होता है। अब यह देखिएगा, 2 शब्दों को मिलाकर नहीं, 2 प्रीपोजिशन को मिलाकर जिस प्रीपोजिशन का निर्माण होता है उसे कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। जैसे देखिए आप, विथ फॉर एग्जाम्पल ईजी। अच्छा हाँ, ईजी लोग लिखते हैं और ईजी को लोग बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल। नहीं, ईजी का जो फुल फॉर्म है वास्तव में वो है EXAMPLE, एग्जाम्पल, GRATIA। ये लैटिन भाषा का टर्म है। इसका सही जो फुल फॉर्म होता है वो होता है एग्जाम्पल ग्रेशिया। और जब हम इसको इंग्लिश में लिखते हैं, जब बोलते हैं, तब हम बोलते देते हैं इसको फॉर एग्जाम्पल। ये फॉर एग्जाम्पल, ये जो ईजी लिखा हुआ है ना, ये फॉर एग्जाम्पल नहीं लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल ग्रेशिया। इसका जो पर्टिकुलर फुल फॉर्म है, जब हम इसको इंग्लिश में अपनी सुविधा के लिए बोलते हैं तब हम इसको इंग्लिश में बोल देते हैं फॉर एग्जाम्पल। बहरहाल आइए, तो कंपाउंड प्रीपोजिशन का एग्जाम्पल दे तो विथ प्लस इन बराबर, आपने एक टर्म सुना होगा विद इन। अब ध्यान से देखो आप, विथ एक प्रीपोजिशन है, इन एक प्रीपोजिशन है, दोनों को मिला दिया गया तो विद इन हो गया। या एक प्रीपोजिशन होता है अप, एक प्रीपोजिशन होता है ऑन, इन दोनों को मिला दिया जाता है तो अपॉन। एक प्रीपोजिशन होता है इन, एक प्रीपोजिशन होता है टू, इन दोनों को आप मिला दो तो एक प्रीपोजिशन बनता है इनटू। ऐसे कई सारे टर्म है, आगे आपको पढ़ना पड़ेगा। ON, ऑन प्लस TO2, एक प्रीपोजिशन बनता है ऑन टू। तो जितने भी प्रीपोजिशन आप देखोगे तो 2 ही प्रकार के प्रीपोजिशन है। हाँ, किसी किसी बुक में कंपाउंड प्रीपोजिशन को डबल प्रीपोजिशन कहा जाता है। हो सकता है किसी बुक में आपको लिखा हुआ मिले डबल प्रीपोजिशन। डबल का मतलब कंपाउंड, कंपाउंड का मतलब वो प्रीपोजिशन जिस प्रीपोजिशन का निर्माण 2 प्रीपोजिशन को मिलाकर होता है उसे हम कंपाउंड प्रीपोजिशन कहते हैं। अब बात ये आती है कि
प्रीपोजिशन इतना कॉम्प्लेक्स क्यों है, इतना जटिल क्यों है, आखिर क्या खास बात है? अगर इसकी हम बात करें तो जरा क्लियर करते हैं। जब हम हिंदी में प्रीपोजिशन की बात करते हैं, एक एग्जाम्पल के माध्यम से जरा आप समझ पाएंगे शायद। जब हम हिंदी में प्रीपोजिशन की बात करते हैं तो मान लीजिए एक शब्द हम लिखते हैं से, वह कार से आया, वह कार से आया, वह एक कार से आया, वह कानपुर से आया, हम कलम से लिखते हैं, हम कलम से लिखते हैं, पत्ते पेड़ से गिरते हैं। जो मैं समझाना चाहता हूं उसको समझिएगा। देखिए टर्म यहां से आया, वह एक कार से आया, यहां भी से आया, वो कानपुर से आया, यहां भी से आया, हम कलम से लिखते हैं तो यहां भी से शब्द आया, पत्ते पेड़ से गिरते हैं तो से टर्म यहां भी आया। हिंदी में से शब्द हर जगह आया है, कंसंट्रेट करना आप समझिए। जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो इंग्लिश में प्रीपोजिशन इस बात पर डिपेंड करता है कि से शब्द का प्रयोग पर्टिकुलर किस टर्म के लिए किया गया। जैसे अगर कोई व्यक्ति यातायात के साधन हो और यातायात के साधन के पहले से शब्द का प्रयोग हो तो ऐसी स्थिति में हम से की अंग्रेजी बाई लगाते हैं, हम लिखेंगे ही केम बाई कार। ठीक, वह एक कार से आया। एक्सेप्शन है अगर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के पहले ए या एन प्लस एडजेक्टिव आ जाए तो बाई का प्रयोग ना करके हम प्रीपोजिशन इन का प्रयोग करते हैं, तब हम लिखेंगे ही केम इन ए कार, वह कानपुर से आया। अगर अलगाव की बात की जाती है, कानपुर से आया मतलब कानपुर से अलग हो गया, तो जब हम अलगाव की बात करते हैं तब से शब्द की अंग्रेजी फ्रॉम लग जाती है, तब हम लिखेंगे ही केम फ्रॉम कानपुर। ध्यान से देखिएगा, हम कलम से लिखते हैं। जब हम किसी यंत्र की सहायता से कोई कार्य करते हैं तब से शब्द की अंग्रेजी विथ लगाई जाती है, मतलब हम लिखेंगे वी राइट विथ पेन। फिर देखो पत्ते पेड़ से गिरते हैं। अब देखिए अलगाव यहां भी है, वह कानपुर से आया तो ये अलगाव हुआ, लेकिन पत्ते पेड़ से गिरते हैं तो आप ध्यान से देखो तो मान लो ये पेड़ है और ये पत्ते हैं और ये गिर रहे हैं, तो जो अलगाव हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है, वो अलगाव ऊपर से नीचे की ओर हो रहा है। एंड इन द केस, इस केस में हम से शब्द की अंग्रेजी ओ एफ ऑफ लगाते हैं, तो हम लिखेंगे लीव्स फॉल डाउन ओ एफ ऑफ द ट्री। ऑफ का प्रयोग किया। एक सेंटेंस हाई स्कूल में कई बार कहा गया कि वह स्याही से लिखती है। वह स्याही से लिखती है। अब ध्यान दीजिएगा, कलम से लिखते हैं तो पेन हमारे लिए यंत्र है, हमने विथ का प्रयोग किया, लेकिन स्याही कोई यंत्र नहीं है। इंक के साथ से शब्द की इंग्लिश इन लगाई जाती है, तो हम लिखेंगे शी राइट्स इन इंक।
जो बात मैं साबित करना चाहता हूँ वो केवल इतनी साबित करना चाहता हूँ कि अंग्रेजी में, हिंदी में हर जगह से शब्द का प्रयोग हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप इंग्लिश की टर्म की बात करते हो तो आप ये देखते हो कि हर जगह से शब्द की अंग्रेजी अलग अलग है। चूँकि हमको कंडीशन पर गौर करना पड़ता है कि किस स्थिति में हमने से शब्द का प्रयोग किया, उस स्थिति के अनुसार हमको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना पड़ता है। इसलिए प्रीपोजिशन थोड़ा सा कठिन हो जाता है, थोड़ा सा जटिल हो जाता है, उसे समझना पड़ता है। इस वीडियो में मैंने सिर्फ प्रीपोजिशन का आपको इंट्रोडक्शन दिया है ताकि आप इसकी गंभीरता को, इसके इम्पॉर्टेंस को समझ सको। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाना शुरू करूँगा। अभी सिर्फ मैंने प्रीपोजिशन का इंट्रोडक्शन दिया है। और अंत में अभी मैंने लॉकडाउन स्पेशल बनाया था तो उस पर कई प्रकार के कमेंट्स आए। तो उसमें एक कमेंट आया था कि सर आपने हमको आईना दिखा दिया। आईने से कुछ बात याद आती है और चलते चलते वो बात आपके साथ शेयर करता हूँ कि पत्थरों का नगर है बचा आईना, पत्थरों का नगर है बचा आईना, कर रहा है यही इल्तजा आईना, देखकर लोग तुझको संवरने लगे, देखकर लोग तुझको संवरने लगे, अपने किरदार को तू बना आईना, घर के आईने की कद्र घट जाएगी, घर के आईने की कद्र घट जाएगी, लाया बाजार से गर नया आईना, भेद चेहरे के खुल जाएंगे देखना, भेद चेहरे के खुल जाएंगे देखना, सामने जब तेरे आएगा आईना, लाख चेहरे को अपने छुपा ले मगर, लाख चेहरे को अपने छुपा ले मगर, जानता है तेरी हर अदा आईना, हर तरफ बेईमानों का बाजार है, हर तरफ बेईमानों का बाजार है, तू किसी को यहाँ मत दिखा आईना, आईना मुझसे कहता है रुक जा ज़रा, आईना मुझसे कहता है रुक जा ज़रा, पहले खुद देख ले फिर दिखा आईना। अभी मैं खुद को आईने में देख रहा हूँ, इस लायक नहीं हूँ कि आपको आईना दिखाऊं, खुद को देख लूँगा फिर आपको भी दिखाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।